नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जनरल साइंस का क्लास है जो कि क्लास नंबर दूसरा है और पहला हमने पढ़ा दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था। आज भी महत्वपूर्ण क्लास है और आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह जो क्लास है वो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है, तो अंत तक बने रहिएगा। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। कहाँ पर जमा होती है? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। चलिए, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप लोग सब जानते हैं। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज परिवर्तित हो जाती है। शरीर में क्या हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों, ऊतकों में पहुंच जाती है। जैसे आप लोग खाते हैं ना, चीनी खाए, शुगर खाए, प्रोटीन खाए, तो सब क्या हुआ? वो सब अंगों में पहुंच पहुंच गया। जैसे किसके माध्यम से? तो रक्त के माध्यम से। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए या 1 से 2 दिन के लिए? बताइए बताइए। तो ये जो है ना, ये रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए। कितने के लिए? 48 से 72 घंटा के लिए यह रखते हैं। कितने के लिए? 48 से 72 घंटा के लिए यह अपने सुरक्षित रखते हैं। चलिए इसके बारे में जानिए कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटों तक यह सुरक्षित रहती है। कितने तक? 1 से 2 दिन तक। चलिए, मानव वृक्क अश्मरिक, जिसको क्या बोलते हैं? अश्मरिक मतलब स्टोन होता है। किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? यूरिक अम्ल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम सल्फेट है। तो किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है बताइए? तो उसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। क्या होता है? एक कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है क्रिस्टल के रूप में, एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक्क में पथरी या अश्मरी बनती है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या हो जाती है? वृक्क मतलब किडनी में पथरी बन जाता है, ठीक है। चलिए, सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं जो है वो बनती है कहाँ पे? तिल्ली में। कहाँ पे बनती है? तिल्ली में बनती है। ये क्या होता है तिल्ली? देखिए, लसिका कोशिकाएं जिसको क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट सेल, एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC है, जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। लसिका कोशिकाओं की दो प्रकार है। कौन कौन सा लसिका कोशिकाओं की प्रकार है? तो एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। चलिए, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। परजीवी पौधे की, तो परजीवी पौधा इसमें कौन है? घटपर्णी है, अमरबेल है, ब्लेडरवर्ट है, सूरजमुखी है। तो इसमें परजीवी की अगर बात कर रहा है तो परजीवी परजीवी पौधा होता है ये अमरबेल। कैसे होता है चलिए बताते हैं। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है, आवृत्ति बीजी पौधा है जिसका तना पतला, दुर्बल
तथा पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल प्राप्त करता है। क्या करता है? जल प्राप्त करता है। ठीक है, कौन सा बोले हम? अमरबेल। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? क्या सवाल है? सवाल है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम उत्तरदायी है, हार्मोन उत्तरदायी है, आरएनए या डीएनए? तो जो जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में जो उत्तरदायी होता है ना, वो होता है मुख्यतः डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। ठीक है, मानी डीएनए। अगला सवाल। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। याद रखिए, कौन सा उत्तरदायी होता है? डीएनए। अगला सवाल। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? बताइए, विटामिन सी किसका अवशोषण में? लोहा के, कैल्शियम का, आयोडीन का, तो सोडियम का। बहुत ही आसान सवाल है ये वाला सवाल। तो ये जो होता है, ये लोह के अवशोषण में मदद करता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों को अवशोषण में दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी जो है, विटामिन सी की बात करें तो लोह अवशोषण में यह सहायक होता है। किसके अवशोषण में? तो लोह अवशोषण में यह सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि सामान्य गनय शरीर का तापक्रम है कितना? आपका समान जो है ना, समान मनुष्य में तो कितना तापमान होता है? 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.8 फ़ारेनहाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य तापमान जो होता है शरीर का, वो होता है कितना? बताइए। तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम केल्विन में बात करें तो केल्विन में कितना होता है? बताइए। तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। इसी तरह अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए। 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रिनहोल्ड अगस्त उंडरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम जो होता है औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर केल्विन पैमाने पर शरीर का तापक्रम कितना होता है केल्विन में? तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। ठीक है, चलिए। हेमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? पढ़िए, पढ़ते हैं। यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही होता है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, हेमोग्लोबिन। तो बिल्कुल सही है कि यह जो हेमोग्लोबिन है, यह कोशिकाओं जो यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। यह ऊतकों से कब फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी सही है। ऊतकों से क्या करता है? फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। यह कुछ अम्लीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। ये ऑप्शन सी वाला जो है ये गलत है। बाकी तीन ऑप्शन जो है ये तीनों सही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि हेमोग्लोबिन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.1 से 7.4 के मध्य में होता है। कितना होता है? 7.1 से 7.4 के मध्य होता है। अर्थात हेमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है। प्रश्नगत विकल्प सही है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सबसे न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन सा करता है? मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या डीजल? बताइए। तो ये तो हमेशा न्यूज में ही छाया रहता है। हाइड्रोजन से जो चलता है ना, वो सबसे कम न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। कैसे? यहाँ देखिए। हाइड्रोजन एक स्वच्छतम ईंधन दहन दहन ईंधन है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं। इनके जलने से वायुमंडल में CO2
आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को जो है ये जिसके जलने पर क्या उत्पन्न होता है, पानी निकलता है, तो इसमें ज्यादा आपका पोल्यूशन नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस जिसको लाफिंग गैस के रूप में यह प्रयुक्त होता है, तो बताइए आप लोग। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस में जो प्रयोग होता है उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O उसका सूत्र होता है, वो हास्य गैस जिन्हें लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निषेचक यानी एंथेनेसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एंथेनेसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है, आयोडीन जो लवण होता है उसमें क्या रहता है, तो उसमें रहता है आपका पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आयोडीकृत लवण में रहता है। इसके बारे में जानते हैं। पोटेशियम आयोडाइड संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद लवण यानी टेबल सॉल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में यह किया जाता है। क्या किया जाता है, ये जितना दिया 300, कौन सा, इसके अतिरिक्त में कौन सा दिया, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड, ये सब इसके अतिरिक्त भी क्या होता है, आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। एलम, केलोमेल, जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड। तो बर्तनों को जो चमकाने में जिंक ऑक्साइड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका, जिंक ऑक्साइड का। क्या करता है, ये चमकीला कर देता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड है इस प्रकार है, कौन कौन सा है, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड। ये जो है ये क्या करता है, बर्तनों को चमकीला बनाने में ये काम करता है। अन्य में बात कर रहा था। सिरका का रासायनिक नाम है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका का अगर हम रासायनिक नाम पूछे तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल। कौन सा, क्या नाम है सिरका का रासायनिक नाम, तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। सिरका का निर्माण जो होता है ना, फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन जिसको फर्मेंटेशन के फलस्वरूप होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक जो है वो एसिटिक अम्ल होता है। कितना, 4 से 8% तक। अगला सवाल देखिए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, तो वो है आपका एनिमल चारकोल। ये क्या होता है, एनिमल चारकोल आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एनिमल चारकोल जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है और कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। क्या होता है, कच्ची चीनी को या रंग विहीन करने में इसका प्रयोग होता है, याद रखिए आप। ठीक है, चलिए ह्यूमस, ह्यूमस उदाहरण है किसका, मृदा मृदा संरचना का, क्रिस्टलॉइड का, जैविक कोलाइड का, बताइए। ह्यूमस बोलते हैं ना, तो ह्यूमस जो है ये जैविक कोलाइड का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जैविक कोलाइड का यह उदाहरण है। ह्यूमस जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। एक सवाल में 4 सवाल। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है कि सेल्सियम
का किससे है? टेम्परेचर से है क्या? किलोवाट आवर तो विद्युत से है, विद्युत का क्या है? किलोवाट। आर एच गुणांक रक्त से है, आर एच क्या है? रक्त से है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से है क्या? बताइए। रिएक्टर पैमाना, तो रिएक्टर पैमाना पर हम लोग क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ। सूर्य के प्रकाश से दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। सूर्य के प्रकाश से दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फूफुंद द्वारा। तो सूर्य के प्रकाश से जो है वो बैक्टीरिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। गहरे समुद्र में सतह से 4 से 8 हजार फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ग्रीन बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो अवरक्त विकिरणों के प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित है? बताइए। न्यूटन तो बाद में बताया भाई साहब, पहला तो हमारे जो थे महान वही बताया। कौन सा थे? न्यूटन से पहले ही बता दिया था। तो वो थे आपका कौन? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो थे ये पहले ही बता दिए थे कि क्या बताए थे? कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। कौन बताए थे? ब्रह्मगुप्त, याद रखिएगा। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। कब थे? गुप्तोत्तर जब काल चला था उस समय का। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में वो उपयोग की जाने वाली तरंग होती है। जैसे रिमोट आप उपयोग करते हैं ना टीवी का, उसमें कौन सा किरण होता है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें या गामा किरणें? तो टीवी के रिमोट में जो है वो अवरक्त किरणें होती है। कौन सी किरणें होती है? अवरक्त किरणें। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे अवरक्त किरणें होती है। उल्लेखनीय है कि रिमोट कंट्रोल के केवल टेलीविजन को ऑन और ऑफ करने में ही नहीं बल्कि चैनल, आवाज और तीव्रता की चित्र को गुणवत्ता आदि को भी नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ये कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि ये ऑन ऑफ करने के लिए नहीं, इसमें चैनल को चेंज करने, आवाज को बढ़ाने घटाने, मतलब जितना भी कर सकते हैं रिमोट में होता है वो सब होता है। ठीक है, जो कि क्या किसके माध्यम से होता है? अवरक्त किरणों के माध्यम से इसमें उपयोग किया जाता है। कौन सा किरण? अवरक्त किरण। ठीक है, तो चलिए चलिए आज से क्लास यहीं पे समाप्त हुए। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।